हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के यूनिट थर्ड के टॉपिक हैबिटेट ऑक्यूपेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बड़ा वेंस बद्दू जनजाति पर। बद्दू जनजाति हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की थी कि विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जनजातियाँ निवास करती हैं, जिसमें से हमारे सिलेबस में 4 प्रमुख जनजातियाँ हैं: पिग्मी, बद्दू, एस्किमो और किर्गिज़, जिसे हमें पढ़ना है। तो अभी हम चर्चा करेंगे बद्दू जनजाति पर। बद्दू जनजाति या बद्दू आदिवासी शुष्क एवं गर्म मरुस्थलीय परिवेश में घुमक्कड़ पशुपालन के प्रतीक होते हैं। इनकी जीवन पद्धति परंपरागत व्यवसायों व विश्वासों पर आधारित होती है। यह इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं तथा इसकी प्रजाति अरब है। ये साहसी, नीडर व परंपरागत रूप से प्रकृतिवादी होते हैं। वहीं दूसरी ओर ये शत्रु एवं आक्रमण के तौर पर क्रूर, बर्बर व धूर्त भी होते हैं। अरब साम्राज्य के विस्तार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि यह स्वभावतः साहसी एवं निडर होने के कारण बड़े लड़ाकू योद्धा है। इस जनजाति का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। तो पहला है निवास क्षेत्र। अरब के स्थायी निवास क्षेत्र और खानाबदोशी क्षेत्र में ये निवास करते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र है वह मुख्यतः 4 प्रदेशों में मिलता है। पहला यनम, दूसरा अदन, तीसरा ओमान और चौथा नज्द पठार। यनम में, जो कि अरब का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, यह उच्च प्रदेश है जिसमें बसंत ग्रीष्म ऋतुओं में वर्षा होती है और इस प्रदेश में मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, खजूर और अंगूर की बहुत अच्छी उपज होती है। यहाँ प्रसिद्ध कॉफ़ी होती है जो दूसरे देशों में निर्यात की जाती है। यहाँ स्थायी गांव या 4 दीवारी के कस्बे मिलते हैं इस जनजाति के। दूसरा जो इसका क्षेत्र है अदन, जो कि दक्षिणी समुद्र तटीय उच्च प्रदेश है, जिसके पूर्वी भाग में हत्रामौत घाटी और दक्षिण में सकरा तटीय मैदान है, जिसमें ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ, खजूर और केले के उत्पादन होता है। तीसरा ओमान, जो कि अरब का दक्षिणी पूर्वी भाग है और यहाँ पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर छोटी छोटी नदियाँ तटीय क्षेत्र में मिलती है। यहाँ गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा और फल उत्पादन होता है। चौथा नज्द पठार, यह अरब का मध्य में स्थित है, जहाँ की जलवायु उष्ण शुष्क है। इसमें चौड़ी घाटियों के सहारे सहारे मरुधानी कस्बे तथा गांव बसे हैं, जिनको नदियों या कुओं का जल मिल जाता है। अरब क्षेत्र के उत्तरी भाग में खानाबदोशी, जिसमें हमद नेफद मरुस्थल है। इस प्रदेश के निवासी खानाबदोश हैं जो ऊँटों और भेड़ बकरियों के झुंड को पालते हैं। हमद का क्षेत्र पथरीला मरुस्थल है और दक्षिण में नेफद का क्षेत्र रेतीला मरुस्थल। हमद और नेफल के उत्तरी भाग में छोटी घास होती है और ग्रीष्मकाल में सूख जाती है, जहाँ ऊँटों को पालने वाली जनजाति रुवाला लोग रहते हैं। बद्दू आदिवासी शुष्क एवं गर्म मरुस्थलीय परिवेश में घुमक्कड़ पशुपालक के प्रतीक हैं। ये हम बात कर ही रहते। तो इनकी जीवन पद्धति परंपरागत व्यवसाय और विश्वासों पर आधारित है। यह जनजाति
परंपरागत रूप से मध्य उत्तरी अरब मरुस्थल का लिए क्षेत्र के अंदर निवास करती है, जिसका विस्तार मध्य उत्तरी सऊदी अरब से लेकर पश्चिमी इराक, दक्षिणी सीरिया, जॉर्डन, इजराइल के नगेब मरु क्षेत्र तक फैला है। मध्य सीरिया से जॉर्डन, इराक होते हुए सऊदी अरब के उत्तरी भाग तक रुवाला श्रेणी फैली है, जिसके नाम पर इन्हें रुवाला बद्दू भी कहते हैं। इस जनजाति का वस्त्र या पहनावा कैसा है? तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होने के कारण बद्दू ढीला ढाला पायजामा और लंबा कुर्तानुमा चोगा पहनते हैं। पुरुष भेड़ की खाल का कोट और जैकेट जैसा एक वस्त्र पहनते हैं और सिर पर टोप रखते हैं, बड़ी पगड़ी बांधते हैं। पुरुष चौक के ऊपर एक चौड़ी चादर ओढ़ते हैं, जिससे अस्त्र शस्त्र के थैले बने होते हैं। इनके वस्त्र अनेक मौसमी परिवर्तनों के अनुकूल होते हैं, इनके वस्त्रों से दिन में कड़ाके की धूप, धूल भरी आंधी व ठंडी रातों से सुरक्षा होती है। अगर हम इस जनजाति के परिवेश के बारे में बात करें तो उत्तरी हिमालय क्षेत्र ज्वालामुखी के लावा उद्गारों से निर्मित है, जो कि पथरीला है। बालू का स्तूप कम पाए जाते हैं, जहाँ पर सोते, वादियाँ तथा जलस्रोत मिलते हैं। यहाँ छोटे छोटे मरुद्यान भी मिलते हैं और प्लाया भी मिलता है, जहाँ से नमक प्राप्त होता है। स्थलीय भागों में छोटी स्टेपी घासें, मरुस्थलीय झाड़ियाँ मिलती है, जहाँ बद्दू अपने पशुओं, भेड़ बकरियों एवं ऊँटों को चराते हैं। यहाँ पर सतत घास के मैदान नहीं मिलते। अत्यधिक चराई के कारण घासें बड़ी नहीं हो पाती। पानी का विशेष अभाव रहता है। ग्रीष्मकाल में तेज गर्मी पड़ती है, जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो पथरीला और रेतीला भूभाग होने के कारण तापमान असह्य रहता है और तीव्र विकिरण के कारण रातें ठंडी व सुखद होती हैं। यहाँ वर्षा अधिकांशतः ग्रीष्मकाल में होती है और वो भी 10 से 12 सेंटीमीटर ही होती है। तो प्राकृतिक वातावरण के तत्व के रूप में उष्ण शुष्क जलवायु, स्टैपी घासें, खजूर के वृक्ष, जीव, खरगोश व हिरण आदि यहाँ मिलते हैं। इनका आर्थिक जीवन कैसा है? बद्दू आर्थिक तंत्र पशुओं पर आधारित है। मुख्य पशु ऊँट, भेड़, बकरियाँ, घोड़े या खच्चर हैं। ऊँट इनका प्रतिनिधि पशु है और मरुद्यानी कृषि के अतिरिक्त पशुचारण ही मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से इन्हीं दो वर्गों में इन्हें विभाजित किया जाता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग जो ऊँट पालते हैं और निम्न वर्ग जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं। इनका भोजन का अगर हम बात करें तो इनके भोजन में पशुओं से प्राप्त दूध और उसके उत्पाद तथा व्यापार से प्राप्त खाद्यान्न के साथ खजूर, गुड़ व सूखे मेवे आदि आते हैं। मांस विशेषकर अवसरों पर जानवरों के मर जाने पर ही भोजन में प्रयुक्त होता है। ये कहवा के विशेष शौकीन होते हैं और दोस्ती का हाथ कहवा पिलाकर ही करते हैं। अपने शुभ चिंतकों तथा मेहमानों को कहवा अवश्य पिलाते हैं। यह पेय सम्मान और आदर का प्रतीक है इनका। कंदमूल की जड़ों को पीसकर दूध मिलाकर भी ये लोग पीते हैं और खजूर का प्रयोग अनेक प्रकार से करते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी टिड्डियाँ मिलती है, जिसे यह सुखाकर या तलकर चाव से खाते हैं। अगर इनके हम अधिवास की बात करें तो ये तंबू में रहते हैं और घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने के कारण यह ऊँट की खाल या बकरी के बालों से बुने हुए काले रंग के तंबुओं में अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हम इनके जीवन पद्धति की बात करें तो यह घुमक्कड़ जीवन पद्धति की होने के कारण सामान बहुत ही कम रखते हैं, जो कि हल्के और अत्यंत उपयोगी होते हैं। एल्यूमिनियम या लकड़ी के हल्के बर्तन, तंबू के सामान, दरी, कंबल, गलीचा, बर्छे, तलवारें, भाले, बंदूक आदि इनके उपकरण और अस्त्र शस्त्र होते हैं। इसके अलावा ये चमड़े के थैले, डोरियां आदि भी अपने पास रखते हैं और खच्चरों और ऊँटों का प्रयोग सामान ढोने के लिए करते हैं। इनका सामाजिक संगठन पितृ प्रधान समाज के रूप में होता है। पिता घर का मुखिया और घर का मुख्य नियंत्रक होता है। व्यक्ति अपने पिता के परिवार से ही संबद्ध रहता है। एक ही साथ 3-4 पीढ़ियां निवास करती हैं। एक रक्त समूह को समुल्लाह कहते हैं। यह एक बड़ी पारिवारिक इकाई होती है।
समुल्लाहों के सामूहिक रूप में कबीला होता है। कबीले के सामूहिक संघ को उत्तरी अनेजिया कहते हैं। यह बद्दुओं का महासंघ होता है जिसका पश्चिम में अप्पो, दमिश्क और हारन पठार से पूर्व में फरात की घाटी तथा दक्षिण में शमार पर्वत के बीच स्टेपी प्रदेश पर अधिकार है। ये समूह अरब के शक्तिशाली बद्दुओं से है। परिवार का मुखिया हर प्रकार की सुविधा असुविधा के लिए जिम्मेदार होता है। मुखिया युद्ध, शांति, मित्रता, शत्रुता, खेमा उखाड़ने गाड़ने आदि का निर्णायक व नियंता होता है। मुखिया का चयन संपन्नता, वर्चस्व, साहस, कुलीनता और सैनिक प्रभुत्व आदि के आधार पर किया जाता है। बद्दू एक साथ 4 विवाह कर सकते हैं। सगी बहन को छोड़कर या किसी से भी शादी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार कबीले में अंतर्विवाह होता है। इस समाज में दास प्रथा भी है। दास इनकी सेवा के लिए उत्तरदायी है और इनके अनेक उपवर्ग हैं। लुहार, तंबू बनाने वाले तथा धावक। बद्दू युद्धप्रिय भी होते हैं और युद्ध के लिए इनका कौशल और वीरता अरब देशों में विख्यात है। इनमें प्रतिहिंसा की भावना तीव्र होती है। यह अपने दुश्मन से बदला लेने में पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास करते हैं और इसके साथ ही इनमें शरणागत की रक्षा, मित्रता, उदारता, खातिरदारी आदि की भावना भी मिलती है। बाह्य हस्तक्षेप में अगर हम देखें तो सरकारी प्रयासों से इनके जीवन में बदलाव आ रहा है। साथ ही इनकी संख्या घटती जा रही है क्योंकि सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन, सीरिया की सरकारों ने इन्हें गांवों और कस्बों में बसाने की सुविधा प्रदान कर दी है और अब यह कबीला छोड़कर नगरों में बस रहे हैं। चारागाही प्रदेशों में गहरे कुएं खोदकर जलापूर्ति की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। पेट्रोलियम उद्योग, पुलिस, कृषि आदि अनेक उद्योग धंधों में इन्हें नौकरियां प्रदान की जा रही। इस प्रकार इन परिवर्तनों के कारण बद्दुओं की प्रकृति, स्वभाव, व्यवहार तथा जीवन पद्धति में परिवर्तन हो रहे हैं और वह नवीन वेशभूषा, रहन सहन, खान पान की सामग्री आदि अपने जीवन में सम्मिलित कर रहे हैं। यह है बद्दू जनजाति पर विस्तृत चर्चा। थैंक यू।